नमस्कार दोस्तों। तो रशिया के ऊपर एक बार फिर से बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है और पिछले कुछ समय में आपने देखा है क्योंकि रशिया की जो एजेंसीज हैं, मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आर बिजी इन द यूक्रेन वॉर। तो जो ये टेररिस्ट वायलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है रशिया के अंदर में। जैसे आपने मॉस्को का अटैक देखा था, उसके बाद दागिस्तान प्रोविंस के अंदर में एक बड़ा अटैक देखा, रोस्तव में हमने बड़ा अटैक देखा। और ये सारे अटैक्स मोस्टली जो हैं ये ISIS लिंक्ड अटैक्स हैं जो कि रशिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। उसी तरीके का एक बहुत बड़ा अटैक रशिया की प्रिजन पर भी हुआ है। रशिया की जो सदर्न वोल्गोग्राड प्रिजन है वहाँ पर जो इनमेट्स थे वो 4 इनमेट्स ने अचानक से आईसिस के वो मिलिटेंट्स थे और उन्होंने अचानक से कुछ जो प्रिजन के स्टाफ्स थे उनको हॉस्टेज बना लिया और उसके बाद वो स्लोगनियरिंग करने लग गए वहाँ पर। और उसके बाद जो स्पेशल नेशनल गार्ड स्नाइपर यूनिट है उन्होंने उन चारों प्रिजनर्स को हालांकि एलिमिनेट कर दिया। बट यहाँ पर बताई जा रहा है कि जो वहाँ पर जो प्रिजन स्टाफ मौजूद था उनकी भी यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है। अब रशिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। खास तौर से पुतिन का अगर आपने भाषण सुना होगा, उनके फॉरेन मिनिस्टर का भी भाषण सुना होगा, तो वो हमेशा ये चीज़ बोल रहे थे कि उज़्बेकी जो नेशनल्स हैं ये रशिया में आते हैं और फिर रशिया में ये बहुत रेडिकलाइज होकर के कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। खास तौर से आपने देखा होगा दागिस्तान प्रोविंस इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनफेमस है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म का गढ़ माना जाता है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है और कुछ वहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करती हैं, आईसिस के लिए काम करती हैं वो, और इन यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश करती हैं। वहाँ पर स्ट्रीट वायलेंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप जितने बड़े फाइटर्स का नाम सुनोगे, चाहे आप खबीब का नाम से देखोगे या खबीब के अलावा जो बड़े बड़े फाइटर्स जो निकलते हैं, जो बड़े बड़े किक बॉक्सर्स निकलते हैं, UFC के बड़े फाइटर्स निकलते हैं, वो सारे इसी दागिस्तान प्रोविंस से निकलते हैं। तो एक्चुअली वहाँ का कल्चर है वो स्ट्रीट फाइटिंग का, और स्ट्रीट फाइटिंग जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है और रेडिकलाइजेशन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आईसिस के मिलिटेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कई सारे ये बड़े बड़े जो फाइटर्स हैं ये आईसिस के मिलिटेंट्स पाए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंट में एक फाइटर था जो काफ़ी बड़ा फाइटर माना जाता था, उसको पाया गया था कि वो आईसिस का मिलिटेंट है, जिसके बाद उसको रशियन फोर्सेस ने एलिमिनेट किया था। तो ये एक प्रॉब्लम रशिया के अंदर में हमेशा से रही है। अब जो ये चारों इनमेट्स थे, इन्होंने बताया जा रहा है कि इनके एक्शन की वजह से कई सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है। कई सारे जो इनमेट्स थे वहाँ पर ऑलरेडी वोल्गोग्राड प्रिजन में बंद थे, उनमें से भी कुछ इनमेट्स की भी डेथ हुई है और कुछ इसमें प्रिजन स्टाफ की भी इसमें डेथ हुई है। ये जो पूरा अटैक है ये एक नाइफ के थ्रू किया गया है। एक नाइफ था इनके पास, उस नाइफ को इन्होंने निकाला और उसके बाद जो प्रिजन स्टाफ थे उनको हॉस्टेज बनाया और बाद में फिर ये अपने खुद को ये बताया कि हम इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए मिलिटेंट्स हैं, और फिर ये स्लोगनियरिंग वगैरह शुरू की। जो वीडियो फुटेज सामने आई है उसमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि ये खुद को मुजाहिदीन्स बुला रहे हैं, बार बार इस्लामिक स्टेट के मुजाहिदीन्स बुला रहे हैं और वहाँ पर अपने रिलीजियस नारे भी लगा रहे हैं और बहुत ऐसी बातें भी बोल रहे हैं कि रशिया के ऊपर कहर बरसेगा और तमाम चीज़ें ये बोलते हुए वीडियो में नज़र आ रहे हैं। साफ साफ फुटेजेस जो हैं वो ऑफिशियल्स के सामने आ चुकी हैं, जहां पर ये चारों इनमेट्स पता चल रहे हैं कि ये जो है वो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए मिलिटेंट्स हैं। बड़े बड़े लोगों का नाम भी ले रहे थे, ये बड़े ऑफिशियल्स का भी नाम ले रहे थे कि इनको मारना है, उनको मारना है। और बाद में देखा गया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ है और कम से कम 4 लोग वहाँ पर लेटे हुए थे। ऐसा कहा गया कि कम से कम 4 लोगों की शायद इसमें डेथ इस पूरी घटना में हुई है, जो कि पूरे प्रिजन स्टाफ है। लेकिन अब न्यूज़ एजेंसीज जो बता रही हैं वो सिर्फ 1 लोगों की जान गई है ऐसा बता रही हैं। लेकिन जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि इसमें कम से कम 4 जो प्रिजन स्टाफ है उनकी इसमें डेथ हुई है, क्योंकि जिस तरीके से वो पड़े हुए हैं ऐसा माना जा रहा है कि उनकी डेथ इसमें हो चुकी है। हालांकि अभी इस मामले में प्रोब बाकी है और एजेंसीज इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगी। बेसिकली हुआ क्या था कि वहाँ पर एक डिसिप्लिनरी सेशन होता है प्रिजन के अंदर में, तो वही डिसिप्लिनरी सेशन के दौरान ये अचानक से अपने नाइफ को निकालते हैं और 4 वहाँ के जो प्रिजन के स्टाफ थे उनको हॉस्टेज बना लेते हैं और उसके बाद ये अपनी स्लोगनियरिंग वगैरह शुरू करते हैं। अपने आप में वोल्गोग्राड प्रिजन जो है वो बहुत इनफेमस प्रिजन रहा है, बिकॉज इसको काफ़ी हार्श वहाँ पर जो सज़ा है वो काफ़ी हार्श और काफ़ी जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनको वोल्गोग्राड प्रिजन में भेजा जाता है, और जितने ये आतंकवाद से भी लिंक्ड लोग होते हैं उनको भी वोल्गोग्राड प्रिजन में भेजा जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर ये घटना हुई है। कम से कम 1250 मेल प्रिजनर्स अभी भी वोल्गोग्राड प्रिजन में रहते हैं। अब सिमिलर एक ऐसी ही घटना जो है ये पिछले साल जून के अंदर में भी नज़र आई थी। जून में क्या हुआ था कि जो रोस्तोव रीजन है, जो वहाँ का जो प्रिजन था, वहाँ पर भी 6 इनमेट्स ने ऐसे ही अटैक किया था। इसी साल जून में ये घटना हुई थी, जहाँ पर 6 इनमेट्स ने जो रोस्तोव रीजन का प्रिजन है वहाँ पर अटैक कर दिया था और नाइफ से ही वो भी अटैक किया था
था और वो भी इस्लामिक स्टेट लिंक्ड मिलिटेंट्स थे। अब ये इस्लामिक स्टेट एक बहुत बड़ा चैलेंज रशिया के लिए बन चुका है, बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने पिछले 6 महीने में कम से कम 100 से ज़्यादा घटनाएं की हैं छोटी बड़ी, उसको देखते हुए रशियन एजेंसीज ने इस्लामिक स्टेट को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। पहले इस्लामिक स्टेट का इतना स्ट्रांग होल्ड रशिया पर नहीं हुआ करता था, पर जब से ये 2022 से रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध में गया है, तब से आप देखोगे कि इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंट्स की जो गतिविधियां हैं रशिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ख़ास तौर से ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आए हुए लड़के होते हैं जिनको रेडिकलाइज करके इस्लामिक स्टेट्स जो है अपने यहाँ हायर करता है। जो ये 4 इनमेट्स थे जो ये वाली घटना की है, ये भी चारों इनमेट्स जो थे इनमें से उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के नेशनल्स हैं। तो जो पुतिन बार बार बोलते हैं वो बात कहीं ना कहीं सही भी निकलती हुई नज़र आती है कि ज़्यादातर जो ये मिलिटेंट्स होते हैं इस्लामिक स्टेट के, ये उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से ही आए हुए लोग हैं जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। और वहाँ पर आपको पता है कि मिलिटेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और यही दागिस्तान प्रोविंस में आकर के इनका सेफ हाइड आउट होता है, बिकॉज वो एक तरीके से आतंकवाद का गढ़ है रशिया के अंदर में। तो कभी डिटेल में इस पूरे प्रोविंस की, दागिस्तान की दिक्कत क्या है उसको डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है रशिया के लिए और नाक में दम कर चुका है रशियन एजेंसीज की ये पूरा प्रोविंस। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपके लिए 2 कोर्सेस लॉन्च किए थे। ये कोर्सेस मेरे द्वारा लिए जाएंगे, जहां पर हम एक पहले वाला जो हमारा कोर्स है वो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर है। टोटल इसमें 5 लेक्चर्स होंगे और इस जियोपॉलिटिक्स के कोर्स में हम ऑयल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि ऑयल का फाउंडर कौन थे, ऑयल कैसे एक केरोसिन से आगे चल करके फ्यूल इन व्हीकल्स की तरह यूज़ होने लगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल तब भी हुआ करता था, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों उस टाइम पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फोर्ड जिन्होंने व्हीकल में एक नया रिवॉल्यूशन ला दिया, और उसके बाद ऑयल के जो फाउंडर्स थे वो बहुत रिच हो गए। जैसे आप बड़ी बड़ी फैमिलीज सुनते हो, रॉकफेलर्स का नाम सुनते हो, रॉथशाइल्ड्स का नाम सुनते हो, नोबेल्स का नाम सुनते हो। इन्होंने किस तरीके से पूरी ऑयल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल पा लिया। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का क्या वैल्यू हुआ, धीरे धीरे फिर कैसे कैसे चल करके कंट्रीज आपस में लड़ने लग गई ऑयल को लेकर के। और ऑयल जियोपॉलिटिक्स, हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो दुनिया में होता है उसके लिए कहीं ना कहीं ऑयल जियोपॉलिटिक्स कैसे जिम्मेदार होने लगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो ऑयल जियोपॉलिटिक्स की वजह से हुई हैं, जैसे ऑयल का बहुत बड़ा रोल वर्ल्ड वॉर 1 में था, वर्ल्ड वॉर 2 में उसका बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में अपने इस कोर्स के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसमें 5 लेक्चर्स होंगे। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है दैट इज ऑफ इंडियन पॉलिटी। हम उन जजमेंट्स को पिक करेंगे और डिस्कस करेंगे जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल करके रख दिया। जैसे आप इंदिरा गांधी जी के टाइम पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और उस टाइम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बैंक नेशनलाइजेशन केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना प्रेशर था, उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, गवर्नमेंट ने क्यों राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़े, बाद में हम क्यों फिर लिबरलाइजेशन पे चले गए। तो इस तरीके की जो भी जजमेंट्स हैं, इसमें 5 जजमेंट मैंने पिक की है। तो इस इंडियन पॉलिटी वाले कोर्स में भी 5 लेक्चर्स होंगे। तो उन जजमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत डिसीजंस भी दिए हैं। उन जजमेंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ताकतवर डिसीजंस दिए हैं। उस टाइम की बहुत स्ट्रांग जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जाकर के डिसीजंस दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ जजमेंट्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होती है, गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर का जुडिशरी पर कितना कंट्रोल होता है, कितना दबाव होता है, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल इस पूरे कोर्स के अंदर में 10 लेक्चर्स हैं। ये कोर्स 26 अगस्त यानी कि इसी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि एक बार ये कोर्स स्टार्ट हो गया तो आप बीच से ज्वाइन करके सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, आपको स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये 26 अगस्त को ये पहली क्लास है। क्लास की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप एनरोल करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का स्टार्ट टाइमिंग क्या होगा, उस नोटिफिकेशन कल तक आपको आ जाएगा। तो ये जो कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट में हमने इस कोर्स की लिंक पिन की हुई है, उस पर आप क्लिक करना और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ रखा गया है। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।